हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट फिफ्थ के बारे में। यूनिट फिफ्थ का टॉपिक है हमारा हेल्थ टीम एंड रोल्स, यानी स्वास्थ्य टीम और उनकी क्या क्या भूमिकाएं होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टीम की अवधारणा यानी टीम क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं टीम के। तो दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के समूह को हम टीम कहते हैं। टीम कोई भी सिंगल पर्सन टीम नहीं बना सकता। तो दो व्यक्ति हों या फिर दो से ज्यादा, फिर वो 100,000 कितने भी हो सकते हैं, यानी दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के समूह को हम टीम कहते हैं, जिनका उद्देश्य मिलजुल कर कार्य करने का लक्ष्य होता है। जो टीम होती है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, मिलजुल कर एक साथ कार्य करना। यानी जो भी वर्क है उसको आपस में डिवाइड करके उसे पूरा करना। चाहे उनका ज्ञान, कार्य करने की शैली और व्यक्तित्व अलग अलग हो, अतः हम कह सकते हैं कि टीम का उद्देश्य एक होता है। टीम नियमों का पालन करती है। टीम के सदस्य मिलजुल कर उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। उन सभी का एक ही लक्ष्य होता है। तो देखिए, टीम में ऐसा नहीं है कि हर एक मेंबर सेम होगा, वो समान होगा। हो सकता है किसी को या टेक्निकली ज्यादा नॉलेज हो सकता है किसी को लोकल मतलब ग्राउंड लेवल पर अ, वो अच्छे से कार्य कर सकता हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक पर्सन का नॉलेज जो है वो सेम हो, या उसके कार्य करने की क्षमता है या कार्य करने का जो तरीका है, शैली है, वो एक ही हो। ऐसा कभी भी नहीं होता है। टीम में हर मेंबर की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। तो कार्य करने की शैली और व्यक्तित्व अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी हम उसे टीम ही कहेंगे, ठीक है। और टीम का उद्देश्य एक ही होता है। टीम में चाहे 100 लोग हों, चाहे 50 हों, चाहे सिर्फ 5 ही लोग हों, फिर भी टीम का जो एक उद्देश्य है वो एक ही होगा। टीम जो भी रूल्स होते हैं, हर अपनी टीम के अलग अलग रूल्स होते हैं, और जो टीम होती है वो अपने उस टीम के रूल्स को फॉलो करती है, उनके नियमों का पालन भी करती है। टीम के सदस्य मिलजुल कर एक साथ में कार्य करते हैं और उन सभी का लक्ष्य है वो एक ही होता है। टीम के सदस्य एक दूसरे की सहायता भी करते हैं, आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अतः स्वास्थ्य टीम के सदस्य मिलजुल कर समुदाय के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। जो स्वास्थ्य टीम होती है वो एक साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं और समुदाय के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने की पूरी कोशिश करते हैं। स्वास्थ्य टीम के सदस्य नियमों का पालन करते हैं। जो भी स्वास्थ्य टीम के जितने भी सदस्य होते हैं वो सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण द्वारा नियम बनाए जाते हैं। भारत सरकार भी अपनी पॉलिसी बनाती है, ठीक है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय जो होता है उसके द्वारा परिवार कल्याण द्वारा नियम बनाए जाते हैं, और भारत सरकार की कुछ अपनी भी पॉलिसीज होती है जो अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की कार्य और जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं, ठीक है। क्योंकि रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। फीमेल हेल्थ वर्कर के रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र 5,000 की जनसंख्या पर होता है। यानी जो फीमेल हेल्थ वर्कर होती हैं, जो एनएम होती हैं, उनकी उनका जो कार्य क्षेत्र होता है उसमें 5,000 पॉपुलेशन होनी चाहिए। बट अगर वो हिल एरिया है, आदिवासी लोग अगर कहीं पर रह रहे हैं या कोई पहाड़ी एरिया है, तो वहां पर उनका जो टारगेट है पॉपुलेशन वो 3,000 का रहता है। नॉर्मल एरिया में 5,000 का रहता है, और पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र में 3,000 का रहता है। बिकॉज अब वहां पर कार्य करना ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एफएसडब्ल्यू अपने मुख्यालय पर रहकर अपने क्षेत्र में सभी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। वो परमानेंट जो है वो अपने जहाँ पर उनका उपकेंद्र बना होता है वहां पर बैठती हैं अपने मुख्यालय पर, और वो बाकी क्षेत्र में सभी सेवाएं प्रदान करती हैं। गहन चिकित्सा क्षेत्र उपकेंद्र के 5 किलोमीटर व्यास में रहते हैं, ठीक है। जो उनका 5 किलोमीटर का एरिया होता है वहां पर उनके वो जो गहन चिकित्सा क्षेत्र होते हैं, मतलब उनकी सेवाएं उस 5 किलोमीटर के एरिया में दी जाती हैं, और उसकी जनसंख्या 4,000 की होती है, ठीक है। जबकि आवश्यकता पड़ने पर बुलाया जाने वाला क्षेत्र 5 किलोमीटर व्यास का होता है, जिसकी जनसंख्या 6,000 होगी।
यानी उनकी जो उनके आसपास की जो पॉपुलेशन है वो 4000 की होती है, जहाँ पर वो परमानेंटली सेवाएं देती हैं। लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ती है, कभी उनकी आवश्यकता है, तो उनको फिर दूसरी जगह भी कार्य करने के लिए बुलाया जा सकता है। गहन देखभाल वाले क्षेत्र में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की मुख्य जिम्मेदारी प्रसूति, शिशु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण होता है, जो वह गृह भेंट के दौरान करती हैं। जो भी उनके गहन देखभाल वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पर महिला कार्यकर्ता की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? प्रसूति और शिशु की देखभाल करना। ठीक है, जो कि वो गृह भेंट के दौरान करती हैं। वो डोर टू डोर जाती हैं, जो भी प्रसूति होती हैं या शिशु होते हैं, जो भी नवजात बच्चे होते हैं, वहां पर वो जाकर के विजिट करती हैं और उन्हें सेवाएं देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य और जिम्मेदारियां, फंक्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एफएसडब्ल्यू। हमने इसके पहले जो डिस्कस किया वो हमने ये देखा कि महिला कार्यकर्ता की जिम्मेदारियां कहाँ पर होती हैं, और यानी एक ओवरव्यू था ये कि उनके पास कितनी पॉपुलेशन होती है और उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, अभी हम उनके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फीमेल हेल्थ वर्कर के क्या क्या फंक्शन है? उपकेंद्र का प्रबंधन करना, सब सेंटर मैनेजमेंट, क्योंकि वो सब सेंटर पर बैठती हैं तो वो सब सेंटर का मैनेजमेंट देखेंगी। उपकेंद्र पर स्वच्छता रखना, जहाँ पर वो बैठकर कार्य करती हैं वहाँ स्वच्छता रखना, ये भी उनका महत्वपूर्ण कार्य है। उपकेंद्र के उपकरण, दवाइयाँ व अन्य सामग्री का प्रबंधन करना, उपकेंद्र पर जो भी उपकरण की आवश्यकता होती है या जो भी दवाइयाँ या अन्य सामग्री की आवश्यकता होती है उसका प्रबंध करना, एवं दाइयों को प्रशिक्षण देना। वहाँ की जो लोकल की दाइस होती हैं उनको प्रशिक्षण देना भी इनका एक कार्य होता है। अपने क्षेत्र की दाइयों को परिवार कल्याण कार्यक्रम को करवाने के लिए प्रोत्साहन देना। जो वहाँ की लोकल की जो दाई होंगी उनको परिवार कल्याण कार्यक्रम को करवाने के लिए प्रोत्साहन भी देना होता है। उपकेंद्र पर प्रसूति टीकाकरण का कार्य करना, उपकेंद्र पर खून की जांच करना, उपकेंद्र पर सर्वे रजिस्टर बनाना, टीकाकरण रजिस्टर बनाना और अन्य रिकॉर्ड रखना। जितने भी वो कार्य करती हैं उन सबका रिकॉर्ड रखना। प्रत्येक माह की मासिक रिपोर्ट बनाकर भेजना। पूरे मंथ में जितना भी उन्होंने कार्य किया है उसकी रिपोर्ट बना करके भेजना। प्राथमिक चिकित्सा और अन्य रोगों का इलाज करना। इतने फंक्शन होते हैं एफएसडब्ल्यू के। ठीक है, तो ये नंबर 1 था, ये उपकेंद्र के प्रबंधन, यानी सब सेंटर पर इतने कार्य होते हैं। नेक्स्ट है पंजीकरण एवं रिकॉर्ड रखना। सब सेंटर के कार्य अलग हैं, पंजीकरण एवं रिकॉर्ड में उनके क्या क्या रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अपने क्षेत्र की गर्भवती स्त्रियों का रजिस्ट्रेशन करना, जो भी उनके क्षेत्र में जितनी भी गर्भवती महिलाएं होंगी उन सबका रजिस्ट्रेशन करना प्रथम तिमाही में। 0 to 5 ईयर तक के बच्चों का रिकॉर्ड रखना, जितने भी उनके क्षेत्र में 0 से 5 साल के बच्चे होंगे उन सबका रिकॉर्ड रखना। योग्य दंपति का रिकॉर्ड रखना, जो भी योग्य दंपति होंगे उनका भी रिकॉर्ड उनके पास होना चाहिए। उपकेंद्र का स्टाफ रजिस्टर तैयार करना, जो भी उपकेंद्र पर जितना भी स्टाफ होगा, आशा, आंगनवाड़ी, तो उनका एक स्टाफ रजिस्टर होता है, वो भी बनाना होता है। गर्भ निरोधक साधनों का वितरण रिकॉर्ड, जितने भी गर्भ निरोधक साधनों का वितरण किया गया है, जिनको भी जितने लोगों को ये वितरण किया गया है उसका एक उनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि किसको क्या वितरित किया है। प्रसव पूर्व प्रसव पश्चात रजिस्टर बनाना, कितने प्रसव पूर्व रजिस्टर और प्रसव पश्चात भी रजिस्टर उनके पास होना चाहिए कि कितनी डिलीवरी हो चुकी है और कितनी डिलीवरी होना बाकी है। नेक्स्ट है परिवार नियोजन केस रजिस्टर बनाना, परिवार नियोजन केस रजिस्टर भी बनाना होता है उनको। जननी सुरक्षा योजना का रिकॉर्ड रखना होता है, कितने लोगों ने जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभ लिया है, उन लाभार्थियों का भी रिकॉर्ड रखना होता है। रेफरल रजिस्टर बनाना होता है कि अगर कोई एचआरपी महिला है या कोई सीरियस कंडीशन में है तो उसको रेफर करना
होता है, अगर उन्होंने रेफर किया है तो इसका भी उनके पास रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। अपने क्षेत्र के जन्म मृत्यु का पंजीकरण रिकॉर्ड भी होना चाहिए। उनके क्षेत्र में कितने लोगों का जन्म हुआ है और कितने लोगों की डेथ हुई है, इसका भी उनके पास प्रॉपरली रिकॉर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है, थर्ड नंबर है पोषण संबंधी न्यूट्रिशन। पहले क्या था? सब सेंटर मैनेजमेंट। सेकंड था पंजीकरण एवं रिकॉर्ड रखना। थर्ड है पोषण संबंधी यानी न्यूट्रिशन। कुपोषित यानी कुपोषण माल न्यूट्रिशन बच्चों को पहचान कर आवश्यक इलाज करवाना। आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां गर्भवती स्त्रियों व नव प्रसूताओं व कुपोषित बच्चों को डॉक्टर की सलाह अनुसार देना। ठीक है। डॉक्टर की सलाह से 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए का घोल पिलाना। समुदाय की महिलाओं और बच्चों को पोषक आहार के बारे में बताना। तो पोषण से संबंधित उनकी ये इतनी जिम्मेदारियां होती हैं। नेक्स्ट है, फोर्थ नंबर है प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल में 2 पॉइंट है। पहला है महिलाओं के लिए, फॉर वुमेन, एंड सेकंड आएगा बच्चों के लिए। ठीक है। तो महिलाओं के लिए उन्हें क्या क्या देखभाल करनी है? गर्भावस्था में देखभाल करना है, अनचाहे गर्भ से उनका बचाव कराना है, यानी उन्हें अवेयर करना है, उनको जानकारी देना है कि अनचाहे गर्भ से वो कैसे बच सकती हैं, उन्हें एजुकेशन देना है। चिकित्सकीय गर्भ समापन सेवाएं, 100% महिलाओं की प्रसव पूर्व कम से कम 3 बार जांच होनी चाहिए। प्रसव के समय 5 स्वच्छताओं पर विशेष ध्यान देना। प्रसव संबंधी जटिलताओं व्याधियों के लिए उपयुक्त आपातकालीन सेवाएं देना। एनीमिया से बचाव व उपचार करना, टिटनेस का टीकाकरण देना और प्रसव पश्चात देखभाल देना। तो महिलाओं के लिए इतने पॉइंट है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी फीमेल हेल्थ वर्कर की होती हैं। अब हम बात करेंगे फॉर चिल्ड्रन यानी बच्चों के लिए उनकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फर्स्ट है नवजात शिशु की देखभाल करना, फिर 12 माह की आयु से पूर्व टीकाकरण करना, जो 1 साल के अंदर जितने टीके लगने होते हैं बेबी को वो सारे टीके देना। विटामिन ए का घोल पिलाना, तीव्र श्वसन संक्रमण और 5 साल से कम आयु के छोटे बच्चों का उपचार व रोगों का प्रबंध करना। ठीक है। अगर किसी बच्चे को श्वसन में संक्रमण हुआ है और 5 साल से कम आयु के छोटे बच्चे हैं तो उसका उपचार करना। ठीक है। एनीमिया से बचाव व उपचार करना, अगर कोई बच्चा एनीमिक है तो उसका उपचार करना। बच्चों को 6 जानलेवा बीमारियों से बचाना। उनको टीके लगते हैं तो उनको टाइम से बच्चों का टीकाकरण करना, जिससे कि वो 6 जानलेवा बीमारियों से बचा सकें। ठीक है। नेक्स्ट है, फिफ्थ नंबर है समुदाय की देखभाल कैसे करेंगी। तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मिलजुल कर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए। यानी फीमेल हेल्थ वर्कर और मेल हेल्थ वर्कर को आपस में मिलजुल के कार्य करना चाहिए। उन्हें अधिकारियों के साथ उचित तालमेल रखना चाहिए। जो भी उच्च अधिकारी होते हैं उनके साथ में उन्हें उचित तालमेल बना करके रखना चाहिए। समुदाय के नेताओं व सदस्यों को पूर्ण सहयोग देना चाहिए। जो भी कम्युनिटी के वहाँ के जो लीडर होते हैं उनको पूर्ण सहयोग देना चाहिए। दाइयों को प्रशिक्षण देना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर होने वाली मीटिंग में भाग लेना चाहिए। जो भी पीएससी या सीएससी पर मीटिंग होती है उनमें उनको भाग लेना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। टीकाकरण प्रोग्राम चलाना, 0 to 5 ईयर तक के बच्चों में टीकाकरण करवाना। जो भी रूटीन इम्यूनाइजेशन चलता है उसमें 0 to 5 ईयर तक के बच्चों को टीकाकरण किया जाता है। तो ये भी फीमेल हेल्थ वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहयोग देना, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा रनिंग प्रोग्राम होते हैं उनमें सहयोग देना। नेक्स्ट है परिवार कल्याण प्रोग्राम के लिए प्रोत्साहन देकर परिवार नियोजन का लाभ दिलाना। जो भी परिवार कल्याण प्रोग्राम चलते हैं उनके लिए प्रोत्साहन देकर के परिवार नियोजन लाभ दिलाना लाभार्थी को। परिवार नियोजन साधनों जैसे कंडोम्स, माला एन की गोलियों का वितरण करना। परिवार नियोजन साधन जो भी होते हैं उनको लाभार्थी को वितरित करना होता है। संक्रामक बीमारियों से बचाव करना, कम्युनिकेबल डिजीज से
बचाव करना है, प्रिवेंशन देना है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य पोषण देना है, न्यूट्रिशन का पूरा ख्याल रखना है, एजुकेशन देना है, पर्यावरण स्वच्छता के बारे में समुदाय को स्वास्थ्य शिक्षा देना, इन्वायरमेंटल हाइजीन के बारे में समुदाय को स्वास्थ्य शिक्षा देना और उनको बताना कि वो कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। पुरुष स्वास्थ्य कार्यक्रमों, आंगनवाड़ी, आशादाई को समुदाय में कार्य करने हेतु प्रोत्साहन व सहायता देना। जो भी पुरुष स्वास्थ्य कार्यक्रमों में कार्य कर रहे होते हैं, आंगनवाड़ी कार्य कर रही होती हैं, आशा या फिर दाई जो भी समुदाय में कार्य कर रही होती है, उनको प्रोत्साहन दिया जाता है और उनको हेल्प भी दी जाती है अगर कहीं पर उन्हें जरूरत पड़ रही है किसी हेल्प की। स्वास्थ्य शिविरों और अभियानों में मदद करना, जितने भी स्वास्थ्य शिविर चल रहे होते हैं उनमें हेल्प करना। नेक्स्ट हम आते हैं नैतिक पहलू के बारे में बात करेंगे। एथिकल एस्पेक्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है। एथिक्स वे नियम या सिद्धांत होते हैं जो किसी व्यक्ति को सही व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। यानी आप कोई भी अगर कार्य कर रहे हैं तो वो एथिक्स के अकॉर्डिंग ही होगा, यानी आप अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। नर्सिंग व्यवसाय के नैतिक पहलू के अंतर्गत मिडवाइफ से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर सकते हैं या नर्सिंग केयर करते समय उनके प्रति आचरण, व्यवहार, समर्पण एवं सेवा का उत्तरदायित्व निर्वहन करना एवं उनके परिजनों का मान सम्मान व सहयोग की भावना प्रदान करना होता है, ठीक है। यानी आप अगर नर्सिंग व्यवसाय में हैं तो इसके नैतिक पहलू जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, उसके अंतर्गत ही आप रह करके अपने दायरे में रह करके ही कार्य कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से किसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नर्स की मुख्यतः जिम्मेदारी के निम्न 4 पहलू होते हैं। प्रमोशन ऑफ हेल्थ यानी स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। फर्स्ट क्या होता है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। सेकंड होता है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, बीमारियों से रोकथाम करना। थर्ड है रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य की पुनः स्थापना करना। नेक्स्ट है दर्द से मुक्ति यानी एलिवेशन ऑफ पेन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 4 पहलू जो होते हैं इनको याद रखना। स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, बीमारियों की रोकथाम करना, स्वास्थ्य की पुनः स्थापना करना और दर्द से मुक्ति देना, ठीक है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए नैतिकता क्या है। कोड ऑफ एथिक्स ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर। नर्सों की नैतिकता संबंधी नियमावली इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस ने जो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भी मार्गदर्शन करती है वो निम्न है, ठीक है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस के अकॉर्डिंग क्या है वो हम देखेंगे। लोगों के जीवन, अधिकार व गरिमा का आदर करना, यानी कोई भी पेशेंट या पेशेंट के घर वाले या कोई भी लाभार्थी या लाभार्थी के साथ में कोई अटेंडेंट या फिर उनकी फैमिली, उनके जो भी अधिकार हैं उनका हम आदर करेंगे। उनकी सेवा बिना भेदभाव, बिना जाति, रंग, धर्म, लिंग, आयु, सामाजिक प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर नहीं करना चाहिए। यानी एक फीमेल हेल्थ वर्कर को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लाभार्थी या पेशेंट किस जाति का है, किस रंग का है, किस धर्म का है, उसकी एज क्या है, वो बच्चा है या ओल्ड एज है या उसकी समाज में क्या प्रतिष्ठा है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बल्कि उन्हें सिर्फ एक लाभार्थी समझकर, एक पेशेंट समझकर उसे पूरा सहयोग करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी किसी और को नहीं बताना चाहिए। अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो उसने अगर अपनी कोई निजी जानकारी आपके साथ शेयर की है कि उसे कोई बीमारी है, किस चीज़ से वो पीड़ित है, तो उसकी जानकारी को आपको पब्लिक नहीं करना है। अपने स्वास्थ्य टीम के सदस्यों को पूर्ण सहयोग देना है। जितने भी आपके टीम में सदस्य हैं, आशा, आंगनवाड़ी, उनको पूर्ण सहयोग देना है। अपने कार्य व आचरण को अच्छा बनाए रखना है। हमेशा स्वच्छ व व्यवस्थित रूप में उपस्थित रहना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत आदतों एवं व्यवहार से आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। यानी किसी के साथ हमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छे से मेंटेन करना है, किसी से हम गलत तरीके से बात नहीं करेंगे, ठीक है।
अपनी व्यक्तिगत जो सीख दूसरों को देते हैं उसका स्वयं भी पालन करना चाहिए। जिस चीज़ की अपेक्षा हम दूसरों से करते हैं उसका हमें खुद भी पालन करना चाहिए। हमेशा अपने कार्य को प्रसन्नतापूर्वक एवं उत्साहपूर्वक करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती अपने कार्य को कर रहे हो इसलिए कि आप जॉब कर रहे हो, आप उस प्रोफ़ेशन में हो इसलिए आप कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। अपने समय का उपयोग अनुशासनपूर्वक करना चाहिए। अपने उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन करना चाहिए। अपने से बड़ों का आदर व सम्मान करना चाहिए। हमेशा युक्तिपूर्ण, सहज, सहानुभूति व दयालुता से व्यवहार करना चाहिए। अपने कार्य के अलावा अच्छी मित्रता व रुचियों का विकास करना चाहिए। अच्छी पुस्तकों, पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों का अध्ययन करके नई बातें सीखना चाहिए। जीवन में अनुशासित रहना चाहिए। दूसरों को मार्गदर्शन देना चाहिए। तो इतने जो पॉइंट हैं ये इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं कोड ऑफ एथिक्स है फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए। तो इन्हें आप पॉइंट पॉइंट एक बार लर्न कर लीजिएगा, बहुत इजी है, बहुत ही जल्दी आपको लर्न हो जाएगा। ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।